हाय दोस्तों। आज मैं आपके लिए 2006 में रिलीज हुई एक आयरिश हिस्टोरिकल मूवी द विंड दैट शेक्स द बार्ले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कहानी आयरलैंड के उन तमाम लोगों के बारे में है जो ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहते थे। ये फिल्म एक बहुत ही इमोशनल, पावरफुल और सच्चाई से भरी फिल्म है जो न सिर्फ देश की आज़ादी की लड़ाई दिखाती है बल्कि ये भी दिखाती है कि जब अपने ही अपनों के खिलाफ हो जाते हैं तो दिल कैसे टूटता है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1920 के आयरलैंड देश से, जो कि प्रेजेंट टाइम पर ब्रिटिशर्स का गुलाम होता है। आयरलैंड के अंदर कॉक काउंटी में डैमियन और उसके साथी हॉकी मैच खेलकर काफ़ी एंजॉय करते हैं। पर शायद इनकी ये हंसी अब ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ ही देर में ब्लैक एंड टैंस इन्हें देख लेते हैं और इन्हें ह्यूमिलिएट करते हैं। ब्लैक एंड टैंस, अगर आपको ना पता हो, ब्रिटिशर्स की एक पुलिस यूनिट थी जो आयरलैंड में किसी भी तरह का रेवोल्यूशन होने से रोकती थी। ब्लैक एंड टैंस इन सबसे पूछताछ करते हैं और इनमें से एक दो को आयरिश लैंग्वेज बोलने पर साफ मना कर देते हैं। लेकिन तभी इनके बीच में एक 17 साल का लड़का मिहाल पुलिस से भिड़ जाता है और कहता है कि वो अपनी आयरिश भाषा में ही जवाब देगा। और अब इस बात पर इनकी तनातनी बढ़ती है तो मिहाल आगे आकर पुलिस वाले को थप्पड़ मार देता है। इस बात पर पुलिस वाले मिहाल को पकड़कर एक घर के अंदर ले जाते हैं और बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट करते हैं। उस घर के बाहर डैमियन से लेकर मिहाल की माँ चीखती रहती है, पर पुलिस वाले नहीं रुकते हैं और मिहाल को जान से मारकर वहां से चले जाते हैं। मिहाल डैमियन का काफी अच्छा दोस्त था और ब्रिटिशर्स का ऐसा वॉयलेंस देखकर डैमियन काफी दुखी होता है। इसके बाद का सीन उस चर्च के बाहर का दिखाते हैं जहां मिहाल का फ्यूनरल किया गया है। और यहाँ पर डेमियन के साथ उसका भाई टेडी, उसकी गर्लफ्रेंड थिनेड और बाकी आईआरए के मेंबर्स होते हैं। आईआरए यानी कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का नाम है, जो कि आयरलैंड को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। डेमियन पेशे से डॉक्टर होता है और वो लंदन जाकर अपनी प्रैक्टिस करने वाला है, पर ये सब उसे यहाँ रुककर आईआरए में शामिल होने के लिए कहते हैं। डेमियन को इनकी बात तो समझ में आती है, पर वो इन्हें ये कहकर मना कर देता है कि ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी ज़्यादा हथियार हैं और लगभग 10,000 लोगों की फ़ौज है, तो हमारा उनसे जीतना मुश्किल होगा। इसके अगले दिन डेमियन ट्रेन पकड़कर लंदन के लिए निकलने वाला होता है, लेकिन आज उसे यहाँ फिर से ब्रिटिशर्स की ब्रुटैलिटी देखने को मिलती है। ब्रिटिशर्स स्टेशन पर एक ड्राइवर और उसके साथी को काफ़ी बुरी तरह पीटते हैं। इन लोगों में एक बूढ़ा इंसान भी होता है और ये देखकर डैमियन का मन अब पूरी तरह से बदल जाता है। वो लंदन जाने का फैसला छोड़ देता है और आईआरए ज्वाइन कर लेता है। डैमियन का भाई टेडी ऑलरेडी आईआरए ब्रिगेड का लीडर होता है। इसके बाद ही डैमियन को भी टीम के साथ शामिल कर लिया जाता है और पहाड़ों पर ब्रिटिशर्स से छुपकर इन सबको ट्रेनिंग दी जाने लगती है। सीनेट डैमियन को एक लॉकेट गिफ्ट करती है और आईआरए टीम को मैप दिखाकर बताती है कि उन्हें कहाँ कहाँ हमला करने पर हथियार मिल सकते हैं। इसके बाद ही टीम ब्रिटिश आर्मी के एक बैरक पर छुपकर हमला करती है और वहां से काफ़ी सारे राइफल्स और वेपन बटोर कर भाग जाते हैं। और अब तक आईआरए का मूवमेंट का अंदाज़ा ब्रिटिशर्स को भी हो गया था, क्योंकि लगभग एक साल से आईआरए के लोग लगातार ब्रिटिश सैनिकों और हथियारों को निशाना बना रहे थे। इसके बाद आईआरए की टीम एक पूल टेबल पर भी हमला करती है, जहां ब्रिटिशर्स पूल खेलने के लिए आते हैं। इसमें सेनेट आकर आईआरए के लोगों को बंदूकें पकड़ाती है और फिर आईआरए के लोग ब्रिटिशर्स को मारकर उनसे गन्स और राइफल्स छीन लेते हैं। अब इस कांड के बाद ब्रिटिशर्स कैसे भी करके आईआरए के लोगों को पकड़कर उनका मूवमेंट बंद करना चाहते थे और वो इस बारे में जाकर एक एंग्लो आयरिश लैंड ओनर सर जॉन हैमिल्टन से मिलते हैं। और यहाँ जॉन अपने यहाँ काम करने वाले आईआरए के मेंबर क्रिस रेली पर ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर दबाव बनाता है और आईआरए से गद्दारी करते हुए ब्लैक एंड टैंस को आईआरए के छुपने का अड्डा बता देता है। और अब ब्लैक एंड टैंस बिना किसी देरी के जानकारी मिलता ही आईआरए के 11 लोगों को जाकर पकड़ लेती है, जिसमें डैमियन और टेडी भी होते हैं। इन सबको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर डैमियन की मुलाकात उस ट्रेन ड्राइवर डैन से होती है, जो इस टाइम ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। और जब डैमियन उसे बताता है कि उस दिन के बाद उसने आईआरए ज्वाइन कर लिया था, तो डैन भी डैमियन के साथ इस वॉर में आने को तैयार हो जाता है। लेकिन अभी इनको शायद बहुत कुछ झेलना बाकी है। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर्स टेडी को काफ़ी टॉर्चर करते हैं। वो उसके हाथ के नाखून उखाड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ, तुम लोगों ने हथियार कहाँ कहाँ छुपा रखे हैं। लेकिन टेडी इतना सब झेलने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता है। इसके बाद डैमियन से भी यही सवाल पूछा जाता है और जब वो भी इसका कोई जवाब नहीं देता है तो ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को डैमियन को शूट करने का ऑर्डर देता है। पर वो पुलिस वाला डैमियन को शूट करने से मना कर देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक आयरिश है और ब्रिटिश पुलिस में नौकरी करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आईआरए का सपोर्ट करता है। इस बंदे का नाम जॉनी गोगन होता है। ये देखकर ऑफिसर जॉनी गोगन से कहता है
कि तुम्हें मेरा ऑर्डर ना मानने पर कल सबके सामने कोर्ट मार्शल किया जाएगा। पर जॉनी इसकी कोई भी परवाह नहीं करता है, क्योंकि वो भले फिजिकली ब्रिटिश पुलिस में था, पर उसकी आत्मा आईआरए में बसी हुई थी। वो आयरलैंड को आज़ाद होते हुए देखना चाहता था, और इसीलिए रात में जब बाकी पुलिस वाले सो रहे होते हैं तो वो डैमियन, टेडी और उनके साथ आए 6 और लोगों को जेल से भगाने में उनकी मदद करता है। वो 3 और लोगों को भी भगवा देता, लेकिन वो जिस सेल में बंद थे उसकी चाबी जॉनी के पास नहीं होती है। जेल से भागने के बाद आईआरए के लोगों को सीनेट के थ्रू मालूम चल जाता है कि उनकी हाइडिंग प्लेस ब्रिटिश पुलिस को किसने बताई थी, तो वह सर जॉन और क्रिस वैली को लेकर एक माउंटेन पर जाते हैं। अब तक टेडी की हालत ठीक न होने से कमांड डेमियन के हाथ में आ गया था। डेमियन को इन दोनों को गोली मारने से पहले काफ़ी दुख हो रहा होता है, क्योंकि क्रिस वैली सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं बल्कि उसके सामने ही पला बड़ा है और उससे उम्र में भी काफ़ी छोटा है। लेकिन वो इस टाइम पर आईआरए के रूल्स के साथ बंधा होता है और गद्दारी करने वालों को मौत के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। और काफ़ी देर बाद वो इन दोनों को ही गोली मार देता है, और इसके बाद ही इनको खबर मिलती है कि इनके जो 3 साथी जेल में छूट गए थे उनको पुलिस ने काफ़ी टॉर्चर देकर जान से मार दिया है। इसके बाद इस मूवी का एक बहुत ही अहम कोर्ट सीन दिखाया जाता है। ये कोर्ट ब्रिटिशर्स का कोर्ट नहीं बल्कि खुद आयरिश लोगों का बनाया कोर्ट होता है। इस कोर्ट में एक लैंड ओनर मिस्टर स्विनी और उनके लैंड में काम करने वाली एक औरत के बीच में मुद्दा उठाया जाता है, जिसमें कोर्ट स्विनी से कहता है कि वो इस गरीब औरत पर थोड़ा और तरस खाए और एटलीस्ट जो इंटरेस्ट अभी तक उसका बना है वो उसे छोड़ दे। लेकिन स्विनी अपना इंटरेस्ट छोड़ने को तैयार नहीं होता है और कहता है कि यही उसकी मेन कमाई है। अब इस जगह पर आईआरए के लोगों का व्यू पॉइंट भी अलग अलग हो जाता है। कुछ लोग सोशलिस्ट विचारधारा के होते हैं जो कहते हैं कि आयरलैंड को आज़ादी के साथ साथ ये लॉज भी चेंज करने चाहिए और देश के लोगों को बराबर से लैंड्स और बाकी चीज़ें बांटनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ टेडी और उसके कुछ लोगों का विचार होता है कि उन्हें सिर्फ आज़ादी से मतलब है और ऐसी किसी भी लॉ का वो फेवर नहीं करते हैं। और इस मूवी में यहीं पर हमें आयरलैंड के अंदर लोगों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, जो आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। आईआरए अपने हमले इसी तरह ब्रिटिशर्स पर जारी रखता है और एक दिन गांव में आ रही 2 ब्रिटिशर्स की गाड़ियों पर एक बड़ा हमला करता है। ये इस मूवी का सबसे आइकॉनिक वॉर सीन है, जहां आईआरए और ब्रिटिशर्स दोनों एक दूसरे पर धड़ाधड़ अटैक करते हैं। लेकिन आईआरए पहले से ही अच्छे स्पॉट लेकर बैठा था और इंतज़ार कर रहा था, तो वो इन ब्रिटिशर्स को आसानी से टारगेट कर पाता है। आईआरए ब्रिटिशर्स का खात्मा करके उनसे सारे हथियार छीन लेता है, पर इसमें उनके भी एक बंदे की जान चली जाती है। इसके जवाब में ब्रिटिश आर्मी रिटेलिएट करती है और उन्हें मालूम चलता है कि सीनेट कहीं ना कहीं आईआरए का मैसेंजर का काम करती है, तो कुछ ब्रिटिश सैनिक जाकर डेमियन की स्वीटहार्ट सीनेट के घर को लूट कर जला देते हैं, उसको काफ़ी मारते हैं, बाकी सबके सामने उसके बाल तक काट देते हैं। और ये सारी चीज़ें दूर से बैठे आईआरए के लोग देख रहे होते हैं। डेमियन की हालत इस टाइम पर देखने वाली होती है। वो कैसे भी करके जाकर ब्रिटिशर्स को रोकना चाहता है, पर आईआरए के लोग उसे संभालते हैं कि उसका अभी नीचे जाना सब कुछ बिगाड़ देगा, तो वो अपना मन मारकर सीनेट की एक गंदी हालत ऊपर से ही देखता रहता है। ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद डेमियन नीचे सीनेट के पास जाता है और उससे लिपट जाता है। सीनेट इस टाइम पर ठीक हालत में नहीं होती है, क्योंकि उसे पूरे गांव के सामने बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। लेकिन डेमियन जैसे तैसे उसको सहारा देते हुए संभालता है और ब्रिटिशर्स पर अब उसका गुस्सा पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इसके कुछ टाइम बाद आईआरए और ब्रिटिशर्स के बीच सीज फायर होता है और एंग्लो आयरिश ट्रीटी 1921 साइन की जाती है। आयरलैंड को डोमिनियन स्टेटस मिलता है, यानी कि आयरलैंड को आज़ाद किया जाएगा, लेकिन वो ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट बनेगा और शपथ इंग्लैंड के राजा के नाम पर खानी होगी। ये आज़ादी सिर्फ साउथर्न आयरलैंड के लिए थी, जिसमें 18 काउंटीज़ होती हैं, और नॉर्दर्न आयरलैंड जिसमें कि 6 काउंटीज़ हैं वो यूके का ही पार्ट रहेगा। टेडी इस ट्रीटी को सपोर्ट करता है और यहाँ पर उसका भाई डेमियन इसका विरोध करता है और कहता है कि ये आज़ादी किसी काम की नहीं, हम अभी भी एक तरह से ब्रिटिशर्स के गुलाम रहेंगे और हम आज़ादी तब तक नहीं मानेंगे जब तक पूरे आयरलैंड को आज़ाद नहीं किया जाता और ब्रिटिश आर्मी आयरलैंड छोड़कर नहीं चली जाती। और अब यहीं से इन दोनों भाइयों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद ही आईआरए 2 ग्रुप्स में बढ़ जाता है। एक तरफ एंटी ट्रीटी ग्रुप होता है जिसमें डेमियन और बाकी आईआरए के लोग होते हैं जो इस ट्रीटी को नहीं मानते हैं और ब्रिटिश से आयरलैंड की पूरी आज़ादी चाहते हैं। और दूसरी तरफ होती है फ्री स्टेट आर्मी, जिसमें टेडी और बटे हुए आईआरए के लोग होते हैं जो ब्रिटिशर्स की दी गई इस आज़ादी से काफ़ी खुश होते हैं। आईआरए के लोगों का इस तरह आपस में ही टूटना आयरलैंड में एक सिविल वॉर को जन्म देता है, जिसमें एंटी ट्रीटी ग्रुप अपने ही देश की फ्री स्टेट आर्मी के खिलाफ हो जाता है। डेमियन अपनी टीम को अलग करता है और उनको लीड करते हुए ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। इस टाइम पर डैन उसके साथ होता है।
क्योंकि उसके और डैन के व्यूज़ सोशलिस्ट विचारधारा के थे और वो ब्रिटिशर्स से तो आज़ादी चाहते ही थे, पर साथ ही साथ आयरलैंड के अंदर रह रहे लोगों का डोमिनेंस कम करके हर आम आदमी को खुश देखना चाहते थे, जहां अमीर लैंडलॉर्ड गरीबों का शोषण ना कर पाए। अब धीरे धीरे डेमियन के लिए मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि फ्री स्टेट आर्मी को ब्रिटिशर्स का भी सपोर्ट था और उनसे लड़ना डेमियन के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। इस बीच एक चर्च के बाहर डेमियन और टेडी की काफ़ी देर एक दूसरे से बातचीत होती है, जिसमें टेडी डेमियन को समझाता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। उसके पास अभी भी टाइम है, वो चाहे तो अभी भी इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करके सारी बात खत्म कर सकता है। डेमियन यहाँ टेडी से कहता है कि उसे पूरी आज़ादी चाहिए। वो कहता है कि सोचो, हमारे साथ काम करने वाले आईआरए के जितने लोग शहीद हुए हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस आज़ादी से हम उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं? क्योंकि वो पूरे आयरलैंड की आज़ादी के लिए लड़े थे। मैंने अपने दोस्तों तक को मारा सिर्फ इस देश की आज़ादी के लिए, और तुम इन ब्रिटिशर्स की बात मानकर हम सबको ठेस पहुंचा रहे हो। टेडी प्रॉमिस करता है कि वो भी पूरी आज़ादी चाहता है, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है। थोड़े टाइम बाद जब आयरलैंड और पावरफुल पोजीशन में आएगा, तब हम पूरी आज़ादी के लिए भी लड़ेंगे। पर डेमियन टेडी की बातों से अग्री नहीं करता है, और आज इन दो भाइयों में यहाँ पे फिर से खटास हो जाती है और ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद से ही कल तक एक साथ काम करने वाले आईआरए के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। डेमियन एक बार अपने साथियों को लेकर एक आर्मी बैरक पर रेड करता है और वहां से हथियार चुराकर भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर फ्री स्टेट आर्मी अलर्ट हो जाती है और वो इन पर अटैक कर देती है। इस अटैक में डैन मारा जाता है और डेमियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस आर्मी बैरक का कमांडर और कोई नहीं बल्कि डेमियन का अपना सगा भाई टेडी होता है। टेडी डेमियन से हथियारों का लोकेशन बताने के लिए कहता है और साथ में एमनेस्टी और आगे की अच्छी ज़िंदगी का वादा करता है, लेकिन डेमियन उसकी बात को रिफ्यूज़ करता है और कहता है कि मैं अपने आइडियल से गद्दारी नहीं कर सकता। टेडी कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे मजबूर होकर तुम्हें एग्जीक्यूट करना होगा, लेकिन डेमियन अभी भी अपनी बात पर फर्म रहता है। और तब टेडी उससे कहता है कि तुम्हारे पास आज शाम तक का टाइम है, नहीं तो तुम अपने लेटर्स लिख लो, तुम्हें कल सुबह ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम में डेमियन सेनेट के लिए लेटर लिखता है, यानी कि उसने टेडी की बात नहीं मानी है। डेमियन की अगली सुबह उसके सफ़र की आखिरी सुबह होती है, क्योंकि वो अपने इरादों से पलटने को तैयार नहीं था। डेमियन को आखिरी बार देखकर टेडी भी काफ़ी इमोशनल था, पर वो भी अपनी बातों को लेकर फर्म था। ये इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है। डेमियन को एक खंबे से बांधा जाता है और टेडी को फायरिंग स्क्वाड को गोली चलाने का ऑर्डर देना होता है। टेडी पहले तो काफ़ी देर तक खड़ा सोचता रहता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और सामने अपने छोटे भाई की आंखों में आंसू देखते हुए वो गोली चलाने का ऑर्डर देता है। और यहाँ एक भाई दूसरे भाई का कातिल बन जाता है और आयरलैंड की आज़ाद कराने के दो सपनों के बीच एक खून की रेखा खिंच जाती है। टेडी इसके बाद डेमियन का लिखा हुआ लेटर ले जाकर सीनेट को देता है। सीनेट लेटर पढ़ते ही टेडी पर बिगड़ पड़ती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, और कहती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और टेडी के चले जाने के बाद सीनेट फूट फूट कर डेमियन के लिए रोती है। और इसी के साथ मूवी की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और सिर्फ खामोशी छा जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कंक्लूजन की। द विंड द शेक्स द बार्ले सिर्फ एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जख्म है जो हर उस देश को छू कर गुजरा है जहाँ आज़ादी के लिए लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है। वी आर वॉट वी थिंक, नॉट हाउ वी लुक। इस मूवी में डेमियन और टेडी के विचारों की लड़ाई उन्हें बहुत दूर ले गई थी, जहाँ से वो पलटकर वापस नहीं आ सकते थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 800 साल की गुलामी के बाद भी साउथर्न आयरलैंड आज भी यूके का ही हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 800 साल में वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टेंट्स को बसाया था, जो आज भी कहीं ना कहीं यूके का ही सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा हिस्टोरिकल फिगर है जो मैंने आपके सामने रखा है। आप इन दो भाइयों की लड़ाई में किसके साथ थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त फिल्म की कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।